हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक टू ऑल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सोशल जस्टिस, और इस चैप्टर में इसके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आए थे वहां पर हम जान चुके थे कि भाई सोशल जस्टिस जो होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, किन लोगों के लिए होता है और कैसे होता है। तो कब, क्यों, कहाँ और कैसे वाले क्वेश्चन के आंसर तो आपको मिल चुके होंगे। तो चलिए आज हम इसके जो बुक के क्वेश्चन के आंसर्स है वो देते हैं, या यूं कहे कि शुरू करते हैं इसका रिवीजन। तो आर यू गाइज रेडी? तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोशल जस्टिस के ऊपर जब हम लोगों ने बात की थी तो वहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि सभी को अपनी अपनी जो अपॉर्चुनिटीज होती है सबको इक्वली जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो भाई जब हम सोशल जस्टिस के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसका जो सबसे बेसिक वाला पॉइंट होता है तो वहीं से हमारा जो क्वेश्चन है वो शुरू होने वाला है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज इट मीन टू गिव ईच पर्सन हिज और हर ड्यू? How has the meaning of given each his due changed over the time? अब भाई सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो किसी भी पर व्यक्ति है, पर मेंबर है, उसका जो ड्यू है वो एक्चुअल में क्या है, उसका मतलब क्या है। और जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है गिविंग ईच हिज ड्यू, तो इसका जो समय के साथ में जो चेंज है, टाइम के साथ में, टाइम के ऊपर जो इसका चेंजेस हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। तो अब यहाँ पे ना क्वेश्चन कहता है ना कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई चीजें जो होती है हमें उसी के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर जो ड्यू वर्ड लिखा हुआ है ना तो बस यहीं पे आ जाइए, गिविंग ईच इज ड्यू। तो आप इसको डेफिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं और फिर इसका जो मीनिंग है वो समझते हैं। टू गिव ईच पर्सन, देखो भाई वही चीजें रिपीट हो रही है। इंश्योर दैट वेल बीइंग ऑफ पीपल और इक्वल इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू ऑल पीपल। अब जितने भी पीपल्स हैं इन आर कंट्री, हमारे यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स है, पॉपुलेशन है और पीपल्स है, तो हम लोग वहाँ पे बात करते हैं कि हर किसी को जो भी है ना वेल बीइंग ऑफ, तो उसके लिए सभी को इक्वल राइट जो है, इक्वल इम्पोर्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराए जाने के ऊपर बात करते हैं कि आपको सभी को इक्वली जो सारी चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड करानी है। क्लियरली मतलब सभी को अपनी अपनी इक्वली इंपॉर्टेंस जो है वो मिलनी चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर जो है वो कंसर्न होता है अपने पेशेंट के लिए। क्लियर, एक डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए कंसर्न किस तरीके से होगा कि भाई उसका जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और जो उसके ऊपर ज्यादा बीमारियों का घर है उसे कम करने में उसका कुछ योगदान हो। क्योंकि वो जो एज अ पेशेंट जो है वो एक डॉक्टर को भगवान समझ के उसके पास जाता है, तो डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि अपने पेशेंट को ठीक करना है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर के लिए ना यहाँ पर और एक चीज हो जाती है कि डॉक्टर के लिए कभी भी मैटर नहीं करना चाहिए कि उसका जो पेशेंट है वो रिच है या वो पुअर है। उसके लिए हर एक इंसान जो है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि भाई वो डॉक्टर है और डॉक्टर ये है ना ट्रीटमेंट करने से पहले नहीं देखेगा कि उसके जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो अमीर घरों से बिलोंग करते हैं या गरीब घर से बिलोंग करता है। सिमिलरली हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लिए हर एक सिटीजन का वेलबींग जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरीके से एक डॉक्टर जो है वो बिना अपने पेशेंट की मतलब किस कहाँ से बिलोंग करता है वो देखे उसके वेलबींग के लिए काम, इसी तरीके से एज अ गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट होती है उसका जो रूल है वो यही कहता है कि वो अपने सिटीजन के लिए उतनी ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो जितना डॉक्टर है। डॉक्टर मतलब वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल कैसे कि उसे अपने पेशेंट को बचाना ही होता है। तो सिमिलरली गवर्नमेंट जो है वो हमारे जो जितने भी सिटीजन है, इंडिविजुअल है, उसकी टेक केयर वैसे ही करे जैसे वो करते हैं। देन all these due have been changed over the time। डेफिनेटली सारे जो ड्यूज है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते जाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट जो मे बी इवन हमने पार्ट 1 और 2 में हमने लोगों ने पढ़ा है, ये सारी जो चीजें हैं टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा जस्टिस का तरीका है, जो हर एक इंसान को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो चीजें चेंज होते जा रही है। तो हम वही चीजें पढ़ते हैं क्योंकि हर प्लूटो के टाइम में अलग था, आज हम हमारे मॉडर्न एज में देखें तो दे बोथ आर डिफरेंट। सारी चीजें जो है वो डिफरेंट है। मतलब एक एंशिएंट एरा में हम देख रहे थे वहां पे डिफरेंट है और आज मॉडर्न एरा में डिफरेंट है। मतलब हम जो ये इंपॉर्टेंस जो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसका वे ऑफ जो है ना प्रोवाइडिंग वो चेंज हो जाता है। तो इसे ही हमने कहा है चेंज ओवर टाइम। All ideas of justice has been continued to be an integral part of the present day understanding and has changed from the time of Pluto. Definitely today debates have also been taken place of what is due to each person as a human being। अब हमारे पास में जो है आज हमारे इसमें क्या डिबेट होती है कि जो एक प्रत्येक व्यक्ति है, जो भी ईच इंडिविजुअल है, तो उसका ड्यू क्या है और हम उसको किस तरीके से वो चीजें हैं जो प्रोवाइड कराने वाले हैं वो किस तरीके से होने वाली है। ह्यूमन बीइंग गेट अपॉर्चुनिटी
opportunity to develop one's own potential as well as the pursue their chosen goals. Justice required to give due and equal consideration of to all individual. डेफिनेटली हम ये सब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है अपने आप का डेवलप करे, जितनी भी अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड कराने के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है, तो जस्ट बिकॉज दे कैन डेवलप देयर सेल्फ, ठीक है, वो अपने आप को डेवलप करे, उनका जो भी गोल उन्होंने चूज किया है, जो भी वो लाइफ में चूज कर मतलब अचीव करना चाहते हैं, तो उसे अचीव करने में ये सारी अपॉर्चुनिटीज उसे कहीं ना कहीं हेल्प करे, या एटलीस्ट हम लोगों ने लास्ट वाले के ऊपर बात की थी, तो जो रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स है, एटलीस्ट वो जो नीड्स है वो तो उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये इसका तो ये मतलब पॉइंट हो जाता है कि जो सारे ड्यूज होते हैं कि वो ड्यूज क्या होने चाहिए। जस्टिस रिक्वायर्ड टू गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल। अब जस्टिस यहाँ पे क्यों हेल्प करता है, अगर आपको कोई चीज आपके हक की है और वो नहीं मिल रही है, तो डैम श्योर कि वहां पर जस्टिस आपका कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है, अगर आप विद द हेल्प ऑफ जस्टिस करते हो, क्योंकि जस्टिस वही क्लियर कराता है कि आपके राइट्स आप तक के पहुंच जाए, तो ये वही करता है। जस्टिस क्यों रिक्वायर है कि आपको अपने जो ड्यूज है वो आपको प्रॉपर, आपको इक्वल कंसिडरेशन मिले, सारे जो इंडिविजुअल है उन्हें इक्वल मिले, ना कि यहाँ पर जो हमारे एंशिएंट एरा में होते आया था कि हमने जनरल को कुछ और प्रोवाइड कराया, हमने ओबीसी को कुछ और प्रोवाइड कराया। सॉरी, ये पेन टैप थोड़ा काम नहीं कर पाया, ठीक है, हमने जनरल को कुछ और प्रोवाइड को कुछ और कराया और एससी एसटी को कुछ और कराया। ये बात है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट क्या है कि जस्टिस का काम क्या है कि वो हर एक इंडिविजुअल को उसका ड्यू दे और उन सबको अपने मतलब जो ड्यूज है उसे प्रोवाइड कराने में हेल्प करे। तो दैट्स ऑल अबाउट ड्यू। होप आपको क्लियर हुआ हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाइड डिस्कस द 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आउटलाइन इन द चैप्टर, एक्सप्लेन ईच विथ एग्जाम्पल्स। तो भाई जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की थी, और वो 3 प्रिंसिपल कौन कौन से थे वो देखते हैं। देखो, फर्स्टली हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल के ऊपर क्यों बात की थी कि हमने बात किया था कि हर किसी को जो है अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, या जो उसके ड्यूज है उसको मिलना चाहिए, लेकिन इसको हर एक इंसान तक के पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई जो सिद्धांत है, कोई ना कोई प्रिंसिपल है, उसे फॉलो करना ही होता है। और हमने हमारे चैप्टर में 3 प्रिंसिपल के ऊपर बात की थी, और एट द एंड हमने ये भी देखा था कि इन तीनों में कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं, या हर एक को सप्लाई करने में इसमें थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। तो इसी के लिए हमने जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाला जो मेथड है, या एक लॉ के मदद से हम लोगों ने इसको देखा था कि हर किसी को जो है उसके जो ड्यूज है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वली अमाउंट में और क्या एकदम फेयर तरीके से प्रोवाइड कराई जाए। तो हम लोगों ने ये बात की थी। अब वो 3 सिद्धांत या 3 प्रिंसिपल कौन कौन से थे उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रिंसिपल पढ़ा था वो क्या पढ़ा हुआ था कि इक्वल, हर किसी के लिए इक्वल जो है राइट्स मिले, इक्वल फेयरली हर किसी को मिले। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स रेफर टू इक्वल राइट एंड इक्वल ट्रीटमेंट। ये था ना फर्स्ट ट्रीटमेंट, इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। अब इक्वल राइट एंड इक्वल ट्रीटमेंट के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसको अपने इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग है, दैट्स वाई हर किसी को मतलब किसी के भी साथ में अनफेयर चीजें नहीं होनी चाहिए, कि जितने भी इंडिविजुअल है उनको हर किसी को इक्वल राइट मिलना चाहिए, जितनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है वो सभी को इक्वल मिलना चाहिए, मतलब हर किसी के ऊपर हर चीज का हक है, मतलब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर तो हर किसी का जो है राइट है ही है। और हम लोगों ने नेल्सन मंडेला वाली स्टोरी पढ़ी थी यहाँ पे, कि नेल्सन मंडेला केस में क्या हुआ था कि वहां पर जो डार्क वाले पीपल जो होता है ना, जिनका चेहरा डल या सावले होते थे, तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। जो निचली जाति के थे, जो गरीब प्रजाति के थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर ये क्या है कि आप ह्यूमन बीइंग है, आप इस कंट्री के जो है मेंबर है, इसके सिटीजन है, मिलता है आप उसमें क्या राइट टू वोट है, आपको हर तरीके के जो भी राइट एज अ इंडियन जो है या एज अ सिटीजन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वहां पे हर किसी को डजंट मैटर आप रिच है, आप पुअर है, आप डार्क है, आप वाइट है, आप कुछ भी हो, आप एससी है, आप एसटी है, ओबीसी है, आपका कास्ट क्या, आपके रिलीजन क्या, आपकी सिटीजनशिप क्या है, ये कुछ
मैटर नहीं करती है। तो चलिए इसकी जो लैंग्वेज है वो की थोड़ी वो भी पढ़ लेते हैं। Principle of treating equally refer to equal right and equal treatment to individual who share certain characteristic as a human being. Civil right including right to life, liberty, property, political right including to enable right to individual to participate in a political process etc. तो हमारा जो इक्वली वाला रेफर है इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट, जितने भी ट्रीटमेंट जो भी मिल रहे हैं लाइक आपको वो आपके सिविल राइट्स है लाइफ के, आपके लिबर्टी है, आपकी पुअर्टी है, आपके पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल राइट में आपका वोट देने का अधिकार हो जाता है या आपको पार्टिसिपेट करना है इन पॉलिटिकल प्रोग्रेस। तो यू है ना, तो आपके पास में क्या ये सारे राइट्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज। क्यों? क्योंकि तो नेल्सन मंडेला वाले केस में क्या हो रहा था कि वहां पर आपके डार्क या वाइट होने के ऊपर डिपेंड करता था कि आप जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आपको राइट देने का वोट देने का राइट है या नहीं है, ये डिपेंड आपके कलर के ऊपर करता था। लेकिन ये जो राइट है ये प्रोवाइड कराता है कि आपका कुछ भी मैटर नहीं करता, आप एक कंट्री के सिटीजन हैं, देन आप जो है इतने सारे जो राइट्स है सभी को मिलेंगे, आपको इक्वल राइट मिलेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेंगे, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, मानवता होने के नाते आपको सारे जो है राइट्स इक्वली मिलेंगे और आप उस कंट्री के सिटीजन हैं। दैट्स वाई आपको सभी कुछ जो है इक्वली मिलेगा, आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं होगा कि भाई इसे हमने वोट देने का अधिकार दिया है, इसने हमने पॉलिटिक्स में उतरने का अधिकार दिया है, तो हम इसे ये राइट नहीं देने वाले हैं। आपको ये सारे राइट जो है इस प्रिंसिपल में प्रोवाइड किए जाते हैं। देन हमारा सेकंड, अच्छा इसी में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। Principle not to treat any individual on the basis of discrimination on the ground of caste, race, religion, color, language, etc. यही बातें मैंने अभी आपको बताई कि आपको आपकी कास्ट के ऊपर, आपके रेस के ऊपर, आपके रिलीजन के ऊपर, आपकी कलर के ऊपर, आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपको ट्रीट नहीं किया जा सकता, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इन बिहाफ पे आपको इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन हैं। The individual should be judged on the basis of their capability they perform made higher salary than female teacher, the person performing the same task but getting different amount of due to case in unjust। भाई अगर कोई टीचर है वो मेल है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है और जो फीमेल है उसको कम सैलरी मिल रही है, तो ये एक अनजस्ट हुआ, ये अनफेयर हुआ। क्यों? क्योंकि वो मेल और फीमेल इस बिहाफ पे आप सामने वाले की सैलरी डिसाइड करेंगे, तो ये फेयर नहीं है, ये अनजस्ट भी है। आपको आपकी सैलरी जो है वो डिसाइड करने का एक ही अमाउंट है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको उसी के हिसाब से आपको पेबल होगा, ना कि आपका रिलीजन के ऊपर कि आप मतलब आपका जो रिलीजन है उसके बिहाफ पे आपको पे किया जाएगा, या आपके कास्ट के ऊपर पे करेंगे या आपके रेस के ऊपर या कलर, ये वाले जितने भी पैरामीटर्स सेट करके रखे हुए इसके ऊपर आपको कोई भी जज नहीं कर सकता। आपकी पेमेंट है तो वो आप जो कैपेबिलिटी है, जो आप परफॉर्म कर रहे हो, आपका जो एफर्ट्स है या जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसके बिहाफ पे ही आपको दी जाएगी। अगर इससे हटके आपको इन सब के जो पैरामीटर डिसाइड कर रखे हैं इसके बेसिस पे दे रहे हैं तो ये अनजस्ट होगा और आप इस पे केस कर सकते हैं। Equal treatment is not only the principle of justice because some circumstances may be appear to be unjust. If equal treatment is given, some mark to be awarded to all students of a class if they have appeared in an examination in uniform manner in place to award the mark on the basis of performance. These principle measuring people in proportion to the scale of equality of their efforts। अब भाई जो नेक्स्ट वाला है ना वो हमारा क्या है, प्रोपोर्शनेट जो है जस्टिस उसके ऊपर है कि आप अब सामने वाले को जज कैसे कर रहे हैं कि आप जो भी एफर्ट्स उसमें लगा रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग आपको जज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पेमेंट मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपके ऊपर बात की कि आप सामने वाले को पेमेंट कब कर सकते हो, जब जो वो कैपेबिलिटी शो कर रहा है, जो वो एफर्ट्स लगा रहा है। अगर उसने काम ज़्यादा किया है तो आप उसको ज़्यादा पे करेंगे, अगर उसने काम कम किया है तो आप उसको कम पे करेंगे। सिमिलरली अगर एक क्लास में एक पूरी एक क्लास है, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था कि पूरे ही बच्चों को हम सेम मार्क्स नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज दे ऑल आर एन पार्ट ऑफ अ स्कूल और अ क्लास। नहीं, हम उसके बिहाफ पे उसको नहीं कर सकते। हम उसने कॉपी में क्या लिखा है, उसने उस पर कितनी मेहनत की है, उसने अपने एग्जाम में क्या लिखा हुआ है, हम उसके बिहाफ पे उसको मार्क्स देने वाले हैं, ना कि उसके क्लास के नाम पे या उसके स्कूल के नाम पे। तो सिमिलरली यहाँ पर कि हम उसको जो है हम उसको रिवॉर्ड कब करेंगे, उसके जो भी उसने एफर्ट्स लगाए हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी उसको राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो इसी बिहाफ पे किए जाएंगे कि उसके यहाँ पर क्या काम किए गए हैं। जैसे कि
हम एक आर्मी ऑफिसर को अलग पे करेंगे और एक जो नॉर्मल लेबर रहेगा उसका पे जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि आर्मी वाले का काम अलग हो रहा है तो हम उसको अलग पेमेंट करेंगे, और जो नॉर्मल लेबर है तो हम उसको अलग करेंगे, क्योंकि दे बोथ आर वर्क डिड डिफरेंटली। एक जो है एक और यहाँ पर पॉइंट जो है वो मिस हो गया है, उसको हम यहाँ पर अलग से थोड़ा जो है वो अटैच कर। थर्ड प्रिंसिपल था वो क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। अब ये मैंने यहाँ पर पूरा प्रॉपरली नहीं लिखा है, तो अब यहाँ पर स्पेशल नीड्स का क्या हो गया कि भाई कोई इंसान जो है उसको स्पेशल नीड की आवश्यकता है, मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जिसको स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर कोई जो है डिसेबल है, तो क्योंकि हर कोई इंसान जो है इक्वल तो है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बात की है कि इक्वल्स के बारे में, किसके, सभी को इक्वल जो है राइट्स प्रोवाइड किए जाए, सभी को साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाए, किसी को प्रोपोर्शनेट के रेशियो में हम उसको दें, क्योंकि उसका जो भी एज है। तो अब जो हेल्दी होंगे, जो अच्छे खासे होंगे, तो भाई वो तो ज्यादा वर्क करेंगे, देन वो क्या करेंगे, ज्यादा वेजेस लेकर के चले जाएंगे। लेकिन जो डिसेबल्ड है उनको तो कम मिलेगा ना, वो उनका कम पेएबल होगा, तो क्या होगा कि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर ये बात रखी गई है कि भाई जो डिसेबल्ड है उनके साथ में एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए, मतलब उनको ज्यादा ही मुख्य तौर पे देखा जाए, उनकी जो नीड्स है वो एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड की जाए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि अब इसमें डिसेबल में कौन कौन हो गए, जैसे कि एज क्राइटेरिया में कोई है, अगर वो डिसेबल्ड फिजिकली को डिसेबल्ड है, इस टाइप से जो है जो बहुत ही ज्यादा लोअर कास्ट है, जो मतलब जो नॉर्मली सोसाइटी में भी जिनका मतलब इतना ज्यादा पोजीशन जो है वो नहीं बन पाया है, कोई बहुत ज्यादा पुअर है, तो उन सभी को हम इस डिसेबल वाला जो ग्रुप है यहाँ पर रख देते हैं, जिन्हें स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, या उन लोगों को कि जो ऐसे एरिया में रहते हैं जो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते, या जिनकी बेसिक नीड भी कंप्लीट करना जो है वो उनसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो लगाने होते हैं, ताकि ये भी अपने आप को इनके बीच में इक्वली लेकर के आ सके। तो इन्हें इक्वल में लाने के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा स्पेशल वर्क करने की नीड होती है, और यही स्पेशल नीड करने के लिए इनको रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स में रखा गया है, ताकि हम इनके साथ में भी उतना ही ट्रीटमेंट उन्हें दे पाए जितना हम दूसरों को देते हैं। क्योंकि ये अगर स्पेशल नीड वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो ये जो ऊपर के दोनों है ना वो व्यर्थ है, क्योंकि फर्स्ट में हम क्या बात करें, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, आपको सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। अगर आप सभी को देंगे तो जो हायर सोसाइटी है वो और ज्यादा हायर होते जाएंगी, लेकिन जो लोअर सोसाइटी है उनको उस लेवल में आने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेट के बारे में बात करें तो वहां पर भी क्या होगा कि हम उसके वेजेस के हिसाब से दें, तो कोई इंसान लंगड़ा है, कोई लूला है, तो भाई वो वर्क कैसे करेगा, उसका काम कम है, तो डैम श्योर कि वो काम कम कर रहा है तो उसको वेजेस कम मिलेंगे। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि ये उनके लेवल में आकर के अपने आप को भी ग्रो कर सके, अपने चूजन गोल्स जो है उनको अचीव कर सके, अपने डेवलपमेंट में अपने आप को भागीदारी बना सके। तो इनके लिए थोड़ा स्पेशल जोन जो है वो डिसाइड किया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है डज द प्रिंसिपल ऑफ कंसीडरिंग द स्पेशल नीड ऑफ पीपल कॉन्फ्लिक्ट विथ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। अब भाई हमारे पास में दो चीजें होगी, अब आपको इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो करना है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंसीडरिंग द स्पेशल नीड्स जो अभी जस्ट हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है कि स्पेशल नीड्स में क्या होता है कि जो डिसेबल्स है, जो मतलब कंफर्टेबल है चीजों को करने के लिए, तो ये वहां पर वो वाली चीजें हो जाती है कि वहां पर आप उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट करें, एक्स्ट्रा नीड की आवश्यकता हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, वो कि यहाँ पर हर ह्यूमन बीइंग के साथ में इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा, और इसके भी पैरामीटर्स जो है वो हम लोगों ने देखे थे कि इसके कौन कौन से पैरामीटर्स है कि जिसके ऊपर आप हर किसी को इक्वली ट्रीटमेंट करें। मतलब क्या हुआ कि आपको वोट देने का अधिकार है, आपको पॉलिटिक्स में उतरने का अधिकार है, तो ये सारे राइट जो है वो इसमें आ जाते हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन है, डज द प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरिंग द स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल कॉन्फ्लिक्ट विथ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर। अब कन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, हमको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों के बीच में कोई टकराव है या नहीं है। और ये बात ना ऑलमोस्ट मैं फर्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वहां पर बता चुकी थी कि अगर कोई इक्वल ट्रीटमेंट है वहां पर तो आपको सभी को इक्वली ट्रीटमेंट देना है ना। तो इसमें से जो डिसेबल है भाई उनके साथ में तो वो उसी के सिर्फ इतना होगा कि वो बेसिक नीड तक ही पहुंच पाएंगे, और कंसिडरेशन ऑफ स्पेशल नीड में क्या होगा कि जो बेसिक तक के भी नहीं पहुंच पाए हम उसको थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी बुक की लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। टू प्रमोट सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल
principle of special need to people are recognized and people are required to be treated equally without any discrimination of reward proportionality. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो people होता है ना उनको treat किया जाता है without any discrimination of rewarded proportionally. The principle of taking amount of special need of the people does not contradict with the principle of equal treatment because the people who are not equal in the certain important respect may be treated differently to promote justice. अब जो यहाँ पर है, the principle of taking account of special need of people does not contradicted with the principle of equal. हाँ, क्योंकि दोनों तो contradict तो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि people जो है जो equal नहीं है तो वो important respect जो है वहाँ पर certain important respect हो जाती है और may be treated differently to promote justice. अब यहाँ पर जो promote, यहाँ पर जो हम justice promote करने का वो कर रहा है तो इन दोनों के बीच में तो अलग अलग हो, यही जो point मैंने आपको पहले explain किया कि यहाँ पे may be treated differently to promote justice. अब हमको justice तो promote करना है लेकिन इन दोनों के साथ में equally हम justice वहाँ पे नहीं कर पाते हैं. People with special needs may deserve special assistance and particular respect, but it is difficult to recognize the people who require special assistance. अब जो special need वाले हैं ना तो उनको थोड़ा सा special assistant की need होती है, उनको थोड़े particular respect की need होती है क्योंकि ये already जो है इनसे थोड़े से नीचे तबके में होते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा need होती है, इनको ज़्यादा importance मिल रही है. लेकिन अभी हमको क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी importance की need है क्योंकि भाई ये special needs है, then sure कि यहाँ पर इनके साथ में कोई ना कोई फॉल्ट जरूर हो रही है तो यहाँ पे थोड़ी सी इनको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस की नीड होती है. पीपल विद स्पेशल नीड में डिजर्व स्पेशल असिस्टेंट एंड पर्टिकुलर रिस्पेक्ट बट इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज. सेम लाइन रिपीट हो गई यार. अब सम फिजिकल, अब जो डिसेबिलिटीज है वो कौन कौन सी हो सकती है? फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, एज हो सकता है, लैक ऑफ गुड एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो सकती है, कंसिडर्ड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट हो सकता है. इन इंडिया लैक ऑफ गुड एजुकेशन, हेल्थ केयर, एमिनिटीज are generally combined with social discrimination on the basis of caste. हमारे जो इंडिया में ये भी बात क्लियर है कि हम सिर्फ कास्ट के ऊपर ही, हमारे साथ में मतलब क्या होता है, हमारे पास अच्छे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा का क्या है आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं मिलता है, ह्यूमैनिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ के लिए वो नहीं होती और स्पेशली उन कास्ट के साथ होता है जो कि मतलब क्या जो कास्ट जो है वो नीचे तबके की है. जो ऊपर की कास्ट है उनके साथ में तो भाई बहुत अच्छा होता है लेकिन SC ST या जो दलित वर्ग है तो उनके साथ में क्या हो रहा है कि ये उतने अच्छे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है तो इन्हें उतने ही और सपोर्ट की नीड है ताकि इनके इक्वली आकर के बैठ जाए. ये सारी प्रॉब्लम हम कास्ट के बिहाफ पे भी जो है वो डिसाइड करते हैं कि इन कास्ट के साथ में ये चीज़ें फेयर नहीं है तो ये इनके साथ में अनजस्ट है. ठीक है, अगर हमको इसको जस्ट करना है तो जस्ट करने के लिए हमको इसको थोड़ी सी स्पेशल रिक्वायरमेंट जो है इनकी वो हमें क्लियर करनी होंगी, तब हम इनके साथ में कह सकते हैं कि हम सभी के साथ में जस्ट बिहेव कर रहे हैं. हमारा अब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रॉल्स use the idea of well of ignorance to argue that fair and just distribution can be defeated on rational grounds. रॉ जो है अब वो क्या कह रहे हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है वो इसके ऊपर क्यों कैसे कर रहे हैं. देखो रॉल्स का जो है, हम लोगों ने रॉल्स का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर बात की थी, उसके थ्योरी के ऊपर बात की थी. तो उन्होंने सबसे पहले जो है ना एक क्वेश्चन रखा हुआ था कि हम अपने आप को किस टाइप की सोसाइटी में देखना चाहते हैं. तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे डेवलप हो गया था कि हम अपने आप को किस टाइप की सोसाइटी में देखना चाहते हैं. तो भाई ये तो क्लियर रख दिया था कि हम मोस्ट ऑफ जो पीपल है दे थिंक कि हम अपने आप को एक वेल एजुकेटेड, जहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, बहुत अच्छा सिस्टम है, तो हर तरीके से जो है वो कैटेगराइज्ड सोसाइटी हो, वहाँ पर हम अपने आप को सोचते हैं. तो अब रॉ जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि रॉ कहते हैं कि हम सभी को वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब अज्ञानता के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए कि हम अपने आप को एकदम निचला तबका जो है ना वहाँ पे अपने आप को सोचना चाहिए क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है वहाँ पे हमें नहीं पता है कि मतलब हम जब ऐसे कंडीशन में आके सोचेंगे तभी हम हमारे लिए कुछ करके जाएंगे. क्योंकि यहाँ पे इनका मेन पर्पस क्या है कि आपको न सिर्फ अपनी इस लाइफ में रहना है, आपको अपनी जो आने वाली सोसाइटी इन फ्यूचर जो है वहाँ पे भी आपको कुछ अच्छा करके जाना है. जैसे अम्बेडकर जी ने उस पार्ट 2 में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि पार्ट 2 में क्या देखा था हमने, अम्बेडकर जी ने अगर वो अपने आप के लिए नहीं लड़ते, अपने आने वाले मतलब संघर्ष नहीं करते इतना ज़्यादा फ्यूचर के लिए, तो क्या आज SC ST जो है इन लोगों के साथ इतना फेयर होता, क्या उनको हर जगह मंदिरों में जाने का प्रवेश मिलता, एजुकेशन
एजुकेशन का सेक्टर में उनको उनको कोई मोस्ट वेलकम करता नहीं करता ना, जस्ट बिकॉज आज उन लोगों के लिए इतने सारे गेट खुले हैं क्योंकि यहाँ पर सभी जो है अम्बेडकर जी ने इतना संघर्ष किया उनके लिए, उन्हें अपने आप को उस जगह पे देखा, उनको फील किया। अगर वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते, वो अपने आप को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं देख पाते, तो क्या वो इतना अच्छे अच्छे काम करते? हालांकि महान इंसान है तो जो लीडर्स होते हैं उनकी तो अपनी अलग ही थिंकिंग होती है, वो अच्छा काम करने वाले करते ही हैं। लेकिन जब उस कंडीशन में वो थे, उन्होंने उन चीज़ों को फेस किया, उन चीज़ों को देखा, तो उनके लिए वो और इजी हो गया कि देखना कि मुझे जो है इन फ्यूचर में इस कंडीशन को किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है, कैसे सबके लिए बेनिफिशियल टाइम लेकर के आना है। तो रॉल्स का सिंपल सा क्लियर मोटो था कि हर इंसान जो है अपने आप को इस तरीके से देखे कि उसके सामने बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टेज है चीज़ों की, फैसिलिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तभी वो किसी और के लिए बेटर करने की कोशिश करेगा और फ्यूचर के लिए कुछ बेस्ट करेगा। जैसे पेरेंट्स वाला देखा था कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक प्रॉपर्टी कलेक्ट करके रखते हैं जस्ट बिकॉज कि हम अपने फ्यूचर में उसका जो है यूज कर पाए, हमारे लिए थोड़ी सी फैसिलिटी हो जाए। तो यहाँ पर एज अ पेरेंट जो है वो हम हर किसी को काम करना है, और हमें यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए फ्यूचर के लिए नहीं करना है, हमारी पूरी सोसाइटी के फ्यूचर के लिए करना है। वो सारी जो भी चीजें हम यूज करते हैं ना, तो वो सारी चीजें जो है क्या करें, हम हमारे पास बहुत सारी मात्रा में है तो हम उसको बेहिसाब जो है वो खर्च करते हैं। तो इनका सिंपल सा मोटो है कि आपको अपने फ्यूचर के लिए, आने वाली जितनी पीढ़ियां है उसके लिए उस चीजों को एकदम ईजी करके जाना है। John Rawls argued that the only way to can arrive at a fair and just rule is to imagine ourselves to be in a situation in which our have to make decision about how society should be organized, despite we do not know the position to occupied by ourselves in society. That is, we do not know what type of family we would be born, either in upper caste or lower caste, rich or poor, privileged or disadvantaged. भाई क्लियर, ये क्या कह रहे हैं, हमें वो सोसाइटी क्रिएट करना है, वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है ताकि हमें इन फ्यूचर नहीं पता है कि हम किस फैमिली में जन्म लेने वाले हैं, हम अमीर के घर जन्म लेने वाले हैं, हम गरीब के घर लेने वाले हैं, हम एकदम प्रिविलेज्ड फैमिली में सोसाइटी में आएंगे, या वो सोसाइटी में जहाँ पर कोई भी एडवांटेजेस ना हो, गरीब के घर हो, अमीर के घर हो, हम अपर कास्ट में आएंगे या हम लोअर कास्ट में आने वाले हैं, हम जिस भी कास्ट में आए तो हमारा जो जीवन है वहाँ पे एकदम सुकून से हो। तो यहाँ पे इनका जो है उद्देश्य सिर्फ एक ही किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, इनका है कि एक ऐसी सोसाइटी में मतलब क्रिएट करना जहाँ पे कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो, वो अपने आप को सरवाइव कर सके, उसे रहने के लिए बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को उस जगह पे रख के सोचे, तभी आप दूसरों का भला करने का सोचेंगे कि हमने ये चीजें फेस की है तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उस चीज को फेस ना करे। और उसके लिए मैटर नहीं करता कि कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो उसे इस बात का अफसोस नहीं हो कि मैंने किसी गरीब के घर में जन्म लिया हुआ है। Rawls argue that if we don't know who will be and what option would be available for us in future society, we would support to those rules and organization of future society to be fair for all member। हमें उस सोसाइटी को क्रिएट करना है जहाँ पर हर किसी के लिए जो सोसाइटी है वो हर एक मेंबर के लिए फेयर हो, हर एक मेंबर के लिए, मतलब वहां पे आप अपर कास्ट हो, आप लोअर कास्ट हो, दोनों के लिए फेयर हो। जैसे कि हमारे एंशियंट में जैसे अम्बेडकर जी वाले टाइम में हुआ था कि वो हर किसी के लिए फेयर नहीं थे, आप गरीब हो, आप अमीर हो, हर किसी के लिए जो है वो फेयर हो, और उन सबके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था। Rawls, under the concept of well of ignorance, expects situation to complete ignorance, each person would decide in terms of their own interest only. But since no one knows who would be and what is going to be benefit him, each will envisage the future society from the point of view of the rest of it will be dear to a person who can reason and think for himself that those who are born privileged will enjoy certain privilege। भाई आपको उसी वक्त उस जगह जो रोस्ट ऑफ है ना, मतलब आपको उस कंडीशन में आके सोचना है जो हद से बदतर हो। अगर मेरे पास खाने के लिए चीजें नहीं है तभी मैं सोच पाऊंगी कि मुझे मेरी रोजी रोटी कैसे अर्न करनी है, मुझे मेरे पास छत नहीं है तो मुझे अपने घर में कैसे रहना है, और साथ में मैं ये भी चीजें सोचूंगी कि मेरे साथ में अगर जो मेरी कंडीशन है तो इस कंडीशन में कोई और ना हो तो वो फेस ऑफ ना करे, तो उस चीज के लिए मुझे इन फ्यूचर में भी लोगों के लिए छत प्रोवाइड करानी है। तो वो चीजें क्या होंगी, हमारे माइंड में डेवलप होंगी। सडन एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूंगी कि कल हम लोगों ने, मतलब ऐसे ही हम लोगों ने एक रास्ते में देखा कि एक अंकल ऐसे ही घूम रहे थे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उनके पास छत नहीं थी। तो हमारा अब यहाँ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम इस चीज को लेकर के सोचे कि सपोज हमारे पास अगर छत नहीं होती तो हम क्या करते।
कोई इंसान रोड पे घूम रहा है, ऐसे ही भटक रहा है, लोगों से पैसे मांग रहा है, तो हमारे लिए क्या कंडीशन हो जाती है कि हम उसकी जगह पे आके सोचे कि ये कंडीशन हमारी होती तो हम क्या करते, हम उसे कैसे डील करते। जब हम उसे डील करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा एक टास्क होता है कि हम इनके लिए भी कुछ करें, वही एटमॉस्फेयर बनाए, क्योंकि हमने आज रोड पे घूम के जो कंडीशन देखी है, हम नहीं चाहेंगे कि कोई और इसके साथ में डील करे। एटलीस्ट आप 3 से 4 लोगों को सेव कर सकते हैं यहाँ से। तो सिमिलरली तो रॉल्स का यही रूल था कि आप अपने आप को एकदम रॉ स्टॉप पे जाकर के थिंक कीजिए, आपने उस जगह सपोज कीजिए, सोचिए, ताकि आप उन चीज़ों से डील करने के बारे में कुछ ना कुछ तो डेवलप कर ही लेंगे, और आप एक सर्टन प्रिविलेज जो है वहाँ पर डेवलप करेंगे जहाँ पे हर कोई इंसान जो है वो इक्वली इंजॉय कर रहा है। इफ सम पीपल आर बोर्न इन डिसएडवांटेज सेक्शन, दे विल मेक सेंस टू इंश्योर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन। अगर कोई इंसान जो है वो डिसएडवांटेज सेक्शन में होता है तो वो जो वीकर सेक्शन है उसके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करेगा। यही अंकल वाला जो एग्जांपल है वो इस लाइन के ऊपर परफेक्ट मैच करता है, तो आप यहाँ पे इस चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आप कौन से वर्ड्स लिख रहे हैं, आप अपने वर्ड्स में भी कोई ना कोई एक प्रॉपर आंसर जो है वो लिख सकते हैं। बस मैटर ये करता है कि आपके वर्ड्स जो है उनका जो चयन है वो आप बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि अपने शब्दों को आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड टू बी द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल फॉर लिविंग अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन ट्राइंग टू इंश्योर द मिनिमम टू ऑल। अब हमारे पास में जो जनरली हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते आए हैं अभी तक के, कि जो लोगों के लिए एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स है, जिसके ऊपर अभी तक के पूरा चैप्टर जो है हमने सोशल जस्टिस खत्म कर दिया है, तो हमें उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करनी है। देन व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ गवर्नमेंट इन ट्राइंग टू इंश्योर दीज मिनिमम टू ऑल। अब हमारी गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि हर एक व्यक्ति को उसके मिनिमम ड्यूज जो है वो मिल पाए, सारी चीजें मिल जाए। फर्स्ट इज a just society should ensure basic minimum condition to live healthy and secure life and provide equal opportunity to pursue their chosen goals। हमारी जो सोसाइटी है, जो जस्ट सोसाइटी है, वो क्या होती है कि वो प्रोवाइड कराती है एकदम बेसिक कंडीशंस जो होती है, ताकि आप अपनी हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी और सिक्योर लाइफ जो है वो जी सके, आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सके, जो भी आप चाहते हैं, जो आपने गोल्स डिसाइड किए हैं, आप उसको अचीव कर ले। तो यही जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक कंडीशन है, वो प्रोवाइड कराने का काम क्या करता है एक सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी जो है वो ये काम करती है कि आप अपनी लाइफ में, आप इसके कंट्री मतलब इस सोसाइटी का एक पार्ट है, आप ह्यूमन बीइंग है, तो इस सोसाइटी की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको वो सारी बेसिक कंडीशन जो है, मिनिमम कंडीशन है, एटलीस्ट वो तो प्रोवाइड की जाए, जिसमें आप हेल्दी रह सके, आपकी स्वास्थ्य, ये देखते हैं ना में ये पॉलिसी आई, वो पॉलिसी आई, हेल्थ पॉलिसी, आरोग्य कार्ड्स वगैरह जो बने हुए हैं, आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके, आप हेल्दी रह सके, और आपने जो भी अपने जो गोल्स चूज किए हैं आप उसे परस्यू करने में मददगार हो। तो जस्ट सोसाइटी जो है वो यही काम करती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बेसिक अमाउंट ऑफ न्यूरिशमेंट to keep citizen healthy, education and minimum wages as well as housing and supply to cleaning drinking water। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, अभी तक हम लोगों ने मूवीज में देखा है, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजें हमें रिक्वायर्ड है, इम्पॉर्टेंट है। बट इन मॉडर्न एरा अब हम जैसे जैसे अपडेट होते जा रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। भाई हमें खाने को तो चाहिए चाहिए, हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए ताकि हम अपने आप को हेल्दी रख के अच्छे से काम कर पाए, हमें एजुकेशन भी चाहिए। आज के ज़माने में बुद्धू बनाना बहुत ईजी हो चुका है, तो हमारी अब हमने क्या किया, इस चीज़ को बेसिक नीड में ऐड कर दिया कि हम एक एजुकेटेड रहेंगे, देन हम हमारी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे और हमारे गोल्स को परस्यू कर सकेंगे। तो एजुकेशन को हमने बेसिक नीड में डाल दिया। फिर हमें मिनिमम वेजेस चाहिए, उसके साथ साथ हमें मकान भी चाहिए रहने के लिए। ठीक है, हम हमारी लाइफ को अच्छे से चला ले, तो इसके लिए हमें वेज तो चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। हमें अपने आप को छत के नीचे रखने के लिए हमें एक छत चाहिए, तो हमने हाउस को भी इसमें रख दिया। और भाई जल है तो जीवन है, तो जल को भी हमने इसी ग्रुप में, इस रिक्वायरमेंट में रखा है। और ये हमें प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपका जो सिटीजन है, आपकी जो पॉपुलेशन है, जो इंडिविजुअल है, आप उसको ये रिक्वायरमेंट पूरी करवाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से एक डॉक्टर की जिम्मेदारी उसका पेशेंट होती है।
But to provide all these basic requirements put a heavy burden on government, especially in the country where poor people are in a large number. Definitely, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर दी है हमने, गवर्नमेंट के ऊपर. अगर किसी क्या कहें, अगर हम किसी कंट्री की बात करें जहाँ पे उनकी आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो गरीब है, तो उसको थोड़ा सा, अगर उसकी इकोनॉमी तो डेफिनेटली कम हो जाएंगी. इकोनॉमी के ऊपर बात करें तो उसकी इकोनॉमी जो है वो कम हो जाएंगी, तो उसके ऊपर थोड़ा बर्डन हो जाता है कि भाई इतने सारे गरीब है और मेरी इकोनॉमी कम है, तो मैं कैसे इनके सबका जो पालन पोषण है, इनकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट कराऊं. और इंडिया भी जो है डेवलपिंग कंट्री में है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ी. इफ ऑल ऑफ अस दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, द कॉन्फ्लिक्ट में अराइज ऑन चूजिंग द मेथड टू अचीव दिस गोल. अब हम इन सारी मेथड को चूज करते हैं. द वेरियस डिबेट हैव टेकन प्लेस इन adopting the method of ensure well of disadvantaged section either by promoting open competition or should be taken the responsibility by the state and redistribution of resources. अगर हम एक ओपन मार्केट क्रिएट कर दिया जाए तो वहां पर किसी हद तक के जो चीजें हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि ओपन मार्केट में हमने क्या चीजें देखी कि आप आ रहे हो, आप अपना मार्केट कर रहे हो, आप अपना बेनिफिट ले रहे हो, अपना प्रॉफिट ले रहे हो, आप जा रहे हो. तो इन सारी चीजों से ना जो गवर्नमेंट का बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है. अगर कोई कुछ भी नहीं करे तो सारा बर्डन जो है वो फैमिली के हेड पे आ जाता है, और हमारा वो फैमिली का हेड जो है वो कौन है, हमारी गवर्नमेंट. इसीलिए हमारे पास ओपन मार्केट का जो सिस्टम है वो भी प्रोवाइड किया गया है. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होंगी. देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. अब भाई जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जस्टिस के ऊपर ही तो हम बात कर रहे हैं. तो अब हमें जस्टिस के प्रिंसिपल क्या देखना है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल. हम लोगों ने देख चुके हैं, हमने इसको बहुत डिटेल में डील किया है. हर एक जो इंडिविजुअल है उसके साथ में हम इक्वली ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था फर्स्ट और सेकंड में भी, तो वहां पर हम लोगों ने इसको डिटेल में डील किया हुआ था. तो चलो एक बार फिर से इसका रिवीजन यहाँ कर लें. इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, जितने भी जो इक्वल मतलब इंडिविजुअल है उनके साथ में, सभी के साथ में हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे जितने भी लोग हैं. जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, इसी के बिहाफ पे हम उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे. हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करने वाले हैं. Then provision of minimum standard of living and equal opportunity to the needy. Provision of minimum standard of living, अब जितने भी मतलब नीडी है उनको हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड में जो है लिविंग का स्टैंडर्ड वो और अपॉर्चुनिटी जो है वो हम इक्वल प्रोवाइड कराएंगे. ये यहाँ पर प्रोपोर्शनेट वाला जो है ना वो होता है. रिकॉग्निशन ऑफ द डिफरेंट एफर्ट एंड स्किल ड्यूरिंग रिवॉर्ड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. थर्ड वन इज. Now the next question is what is social justice and mention its main feature also. अब social justice क्या है भैया, और उसके जो मेन फीचर है वो भी देखना है. social justice अभी तक के जो पूरा चैप्टर पढ़ा है वही है कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हर किसी के साथ में जो है वो इक्वली जस्टिस होना चाहिए एट अ लेवल ऑफ सोसाइटी में जब रह रहे हैं तो उसके हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स होने चाहिए. तो सोशल जस्टिस की डेफिनेशन क्या बन जाएंगी, सोशल जस्टिस रिफर्स टू ऑल पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी आर इक्वल, कि हर इंसान जो सोसाइटी में रह रहा है उसे इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाए. अब इसके फीचर्स देखें तो ऑल द पीपल शुड एंजॉय द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ऑन पोटेंशियल एंड पर्सनालिटी. हर किसी को इक्वल राइट मिलेंगे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने गोल्स को परसीव करने के लिए, अपने पोटेंशियल के लिए, सभी के लिए इक्वल राइट जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे. इन ऑर्डर टू अटेन सोशल जस्टिस, कास्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन शुड बी abolished. Hence the constitution of India has banned untouchability and misbehavior legally. अब हमने बात की है कि इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी होंगी, तो डेफिनेटली हमारे पास में एक क्राइटेरिया होगा जिसको हमें क्रॉस नहीं करना है. मतलब आप जो है वो जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस, आप इसके बिहाफ पे नहीं करोगे कि आपकी कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है, आप इसके बिहाफ पे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे. तो इन चीज़ों को एलिमिनेट किया जाता है, और साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, मिसबिहेवियर है, उसको जो है हटाता है. क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल अगर हम बात करें 24-23 में भी अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी जो है उसको बैन किया गया है. मतलब यहाँ पर जितने भी दलित परिवार वगैरह है तो इनके साथ में इनके जितने भी क्या था, इनको पार्क्स में जाने पे के ऊपर बैन था, इनको मंदिरों में जाने पे बैन था, इनको पब्लिक प्लेसेस में जाने पे बैन था. तो ये सारे बैन्स भी जो है इसके रिगार्डिंग हटा दिए गए हैं. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस. यही बात जो मैंने आपको अभी बताई. फ्री एक्सेस टू यूज
पार्क्स, सिनेमाज, स्कूल, वेल्स, टैंक एंड शॉप्स, हर जगह आपके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फीचर जो है वो है, और ये फीचर किसकी बदौलत आया है? थैंक्स टू अंबेडकर जी। तो होप आपको ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसके साथ में हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 फिर से पढ़ना है, और जब आप पार्ट 3 फिर से पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपके अपने वर्ड्स में लिख करके चेक करना है। जब आप ये कर ले तो नहीं बने तो वापस आप एक बार फिर से वीडियो देखिए और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए, वरना आपके लिए पीपीटी तो है ही है। थैंक यू।